अगर आपके मन में कोई आस हो, अरमान हो तो कोशिश करते रहें। मुश्किलें आएंगी ज़रूर, लेकिन आशाएं आपको दरिया जितनी बड़ी परेशानी को भी पार करने की हिम्मत देती रहेंगी। जी हाँ, सभी के जीवन में आशा यानी कि उम्मीद बहुत मायने रखती है। एक उम्मीद होती है जो हम नामुमकिन काम भी कर पाते हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब हर बुरे समय से लड़ते हैं कि आशा की वजह से, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि ये बुरे दिन गुजर जाएंगे और अच्छे दिन जरूर आएंगे। अगर हमारे जीवन में उम्मीद ना हो तो एक मरे हुए इंसान में और एक जीवित इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। उम्मीद ही हम सबके जीने का सहारा होती है, इसलिए आशाओं का दामन कभी न छोड़ें और सकारात्मक बने रहें। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। जी हाँ, आज सैटरडे है और सैटरडे के आज के एपिसोड में हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास है, लेकिन हम लोग शुरुआत खबरों की दुनिया से करें शालिनी। बिल्कुल प्रतिबिंब, हम हमेशा ही बताते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यों से जुड़ी हुई खबरें, तो करते हैं इसी से शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले राष्ट्रीय खबरें। लद्दाख में शोक नदी के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा, जिससे 7 जवानों की मौत हो गई। वहीं कई जवान घायल भी हो गए। सभी 19 घायल हम बता दें कि सैनिकों को हरियाणा के पंचकुला स्थित सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से बात कर हालात का जायजा लिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस हादसे पर शोक और दुख जताया है। पुणे दौरे के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आज वे आरोग्य भारती द्वारा आयोजित एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली, समय की आवश्यकता है समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 से पहले के शासन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर उदासीनता का माहौल था। इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों और मध्य वर्ग पर पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी को लेकर जिस तरह का जोश देखा जा रहा है वो अद्भुत है और इस उभरते क्षेत्र में रोजगार पैदा होने की संभावनाओं के संकेत भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वामित्व योजना इस बात का उदाहरण दिया कि कैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी बड़ी क्रांति का आधार बन रही है और इसके जरिए पहली बार गांवों में सभी संपत्तियों की माप डिजिटल तरीके से की जा रही है और लोगों को संपत्ति कार्ड भी दिए जा रहे हैं। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारवार तट पर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर सवार हुए। उनके साथ भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद रहे। वहीं राजनाथ सिंह ने नौसेना बेस में भारतीय नौसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया। और देश में मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। इस साल 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने नीट का फॉर्म भरा है। ये आंकड़ा साल 2021 की तुलना में करीब 2.5 लाख ज्यादा है। अब बात खेलों की। जकार्ता में खेले जा रहे एशिया कप के नॉकआउट राउंड में भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा।
आपको बता दें कि इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर भारतीय टीम ने नॉकआउट राउंड में जगह बनाई थी। जी हां, और अब खबरें राज्य से। दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अधिकारियों को उनकी 4 संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश भी जारी किया गया है। अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा था कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 31 मई को दिल्ली तलब किया है। ये पूछताछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IISER पुणे में डेटा विज्ञान विभाग की आधारशिला रखी। साथ ही स्वास्थ्य और रोग में नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन का उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर तंज कसा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी के जीतने पर विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है। ये जनादेश का अपमान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव और प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें प्राकृतिक कृषि विकास योजना पर चर्चा की गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो सरकार परियोजना की समीक्षा के दौरान कहा कि इसने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को एक नया प्रतिमान दिया है। पटनायक ने कहा कि सभी एजेंसियों से इस पहल में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का आग्रह किया और इसकी बारीकी से निगरानी के निर्देश दिए। मणिपुर के राज्यपाल गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उखरूल जिले के शिरुई गांव के हेरिटेज सेंटर वांगयान में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव का शुभारंभ किया। ये उत्सव कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। बच्चे पैदा करने के विकल्प के रूप में सरोगेसी संबंधी कानून को सिर्फ परोपकारी ही बनाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता एक महिला और एक पुरुष ने इसे व्यावसायिक भी बनाने की मांग की है ताकि वे भी सरोगेसी के जरिए बच्चे का पिता और माता बन सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए कहा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। और अब दुनिया भर की खबरें यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बात श्रीलंका की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने वित्तीय संकट के दौरान भारत के समर्थन की सराहना की है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भविष्य में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर भी बातचीत कही है। वहीं बात करें मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने चिंतित न होने की सलाह दी है। WHO के मुताबिक 20 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स के करीब 200 मामले सामने आए हैं, जिन्हें आमतौर पर असामान्य बीमारी के प्रकोप के लिए नहीं जाना जाता है। हालांकि WHO ने लोगों से फिर भी सतर्कता बरतने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के सरकारी कर्ज को अनसस्टेनेबल पाए जाने के बाद उसे सरकार से पुख्ता भरोसा चाहिए कि कर्ज पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान डेबिट सस्टेनेबिलिटी यानी कि इसको बहाल किया जाए। और श्रीलंका के अधिकारियों और IMF के दल के बीच आर्थिक मदद को लेकर हुई तकनीकी स्तर की वार्ता के बाद इकोनॉमिक नेक्स्ट वेबसाइट ने IMF के हवाले से ये जानकारी दी है। इससे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि वो जल्द ही आर्थिक सुधार कार्यक्रम तैयार करेंगे और इस पर IMF से मंजूरी भी लेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूसी बलों को पीछे हटाने के लिए पश्चिमी देशों से भारी हथियार देने की गुहार लगाई है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस केवल भारी हथियारों की संख्या के मामले में बेहतर है। तोपों और रॉकेट लॉन्चर प्रणालियों के बिना हम उन्हें पीछे नहीं हटा पाएंगे। देश के पूर्वी हिस्से में हालात गंभीर हैं, जहां रूसी बलों के हमले बढ़ रहे हैं।
यूक्रेन का शहर सेवेरोदोनेत्स्क भीषण जंग के केंद्र में है। मेयर अलेक्जेंद्र स्टीयुक ने यह कहा है कि कम से कम 1500 लोगों की मौत हो गई है और करीब 12 से 13,000 लोग अब भी शहर में हैं, जहां 60% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। और नजर आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे गुजरात के राजकोट में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे गांधीनगर के इफ्को कलोल में बने नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। वहां वो सहकार से समृद्धि पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं के नेताओं को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू चेन्नई में शाम 5:30 बजे कलिंगर एम करुणानिधि की 98वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह 10 बजे तालकटोरा स्टेडियम में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 10:30 बजे पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। तो प्रतिबिंब फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस वीकेंड पर हेलो इंडिया में कुछ खास लेकर आए हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान। जुड़े रहिए हमारे साथ। Why is the Quad important to India? And why is India important to the Quad? What allows India to be part of the larger governance conversations that are happening at a time when the maritime space is just about being created. On the other side, there won't be any Quad without India. How do you evaluate the Tokyo Quad Summit in delivering on that promise? The Quad is off to a very strong start as an informal institution. The Quad has rapidly become accepted as a normal and benign regional institution. अपने कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहे उन खास कार्यक्रमों की झलकियां जो हो रहे हैं देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो देखिए क्या कुछ रहा बीते हफ्ते खास मेरे साथ सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। You should take a lot of water, lot of fiber and good nutritious diet along with exercise daily. That will keep constipation in control. Constipation is usually innocuous, but if it is associated with alarm symptoms, so those are the situations where one has to go to a doctor and make sure that there is nothing alarming. Avoid overuse of medication. It's a mismatch between your lifestyle and your gut. नास्तिर विद्या समम चक्षुर नास्ति मात्र समो गुरु, यानी शिक्षा के समान कोई बल नहीं है और माँ के समान कोई गुरु नहीं। महिला को शिक्षित करते हैं तो हम एक समाज को शिक्षित करते हैं, हम एक राष्ट्र को शिक्षित बनाते हैं। If I am not aware and well educated of my surroundings, I can't do anything for the greater good of the nation. लोगों को जो रूढ़ियाँ जकड़े हुए हैं उनको तोड़ने की जरूरत है। If one man can destroy everything, why cannot one woman can change it? शिक्षित हमें होना है और अपने जरिए और लोगों को भी शिक्षित करना है। We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. Why does diplomacy matter? And how does it impact the common man? How did this happen? And what can be done to repair this important relationship? What is new in our foreign policy? क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें?
क्या कहता है कानून, क्या हैं आपके अधिकार। समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं सेवा भाव की। और शालिनी, सेवा का कोई मोल नहीं होता, लेकिन सेवा को जब सम्मान मिलता है तो ऐसा लगता है कि सेवा को कहीं ना कहीं पहचान मिल गई। बिल्कुल प्रतिबिंब। और अभी हाल ही में WHO ने देश की 10 लाख आशा वर्कर्स को सम्मानित किया। उन्हें पुरस्कार दिया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड का, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और कोरोना से जुड़ी सारी जानकारी दी। जी हाँ, आशा वर्कर्स कैसे काम करती हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या रहती है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जब से ये अवार्ड चर्चा में आया है तब से लोग जानना चाह रहे हैं, हम भी जानना चाह रहे हैं और अपने दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश हम आज के इस एपिसोड के माध्यम से करने वाले हैं। तो कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं? प्रतिबिंब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के H&FW विभाग में जो मिशन निदेशक हैं हेमराज बैरवा। हेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हेमराज जी, अभी हमने शुरुआत की कि सेवा का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन जब सम्मानित होती है सेवा तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेवा को पहचान मिली है। तो कैसे देखते हैं हमारी आशा वर्कर्स को, ये जो WHO ने इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा अवार्ड दिया है इसको? मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो सेवा भाव कोरोना काल के दौरान आशा वर्कर्स द्वारा दिखाई गई, उसके लिए इस तरीके की पहचान की बहुत आवश्यकता थी। और मैं समझता हूँ ये एक वेल डिजर्विंग जो काडर है उसको WHO द्वारा पहचान दी गई है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आशा वर्कर काम करती हैं लगातार और हमारे लिए काम करती हैं लगातार, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी समाज में अभी भी नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं कहूँगा जानकारी तो डेफिनेटली ग्राउंड स्तर पर अच्छी खासी आशा वर्कर्स के बारे में है, क्योंकि आशा बहन 800 से 1000 की जो आबादी होती है उन्हीं में से एक बहन को नियुक्त किया जाता है। तो लोकल स्तर पर आशा की जानकारी होती है। हाँ, बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में भी ज़्यादा इसकी जानकारी ना हो। गांव में जो भी स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको आशा बहनों द्वारा ही सबसे पहले एड्रेस किया जाता है। सो लोकल स्तर पर जानकारी है, हाँ, लेकिन सबको, एक जन सामान्य को आशा के कार्यों के बारे में जरूर उसको समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल हेमराज जी, सभी को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन 10 लाख आशा कार्यकर्ताएं काम कर रही हैं। देश के जो गांव हैं उनमें कोने कोने में जाकर वो लोगों को जागरूक करती हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देती हैं। तो उन सबको कैसे रेगुलेट किया जाता है? स्वास्थ्य का देखिए एक ढांचा है और आशा के साथ एक ANM होती है जो कि 4-5 आशाओं के साथ रहती है। और उसके ऊपर सब सेंटर में अभी हाल ही में CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट भी सृजित की गई है। इनफैक्ट सभी राज्यों में ये पद सृजित किए गए हैं और भरे भी जा रहे हैं। उसके ऊपर मेडिकल ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर के ऊपर पूरा ब्लॉक का ढांचा है, उसके बाद जिले का ढांचा है, राज्य का ढांचा है। ये तो एक प्रशासनिक तंत्र के तहत उनकी मॉनिटरिंग उसमें सुनिश्चित की ही जाती है। साथ ही में डिजिटल टूल्स के माध्यम से भी आशा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, उनसे रेगुलर वार्तालाप किया जाता है, रेगुलर ट्रेनिंग्स उनकी की जाती हैं, ताकि उनको पता रहे कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने कैसे करनी है, कब करनी है और कितनी क्वालिटी के साथ उन्होंने उस अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। जी, और इनका सेवा भाव जो है आशा वर्कर्स का कोरोना काल में ज़्यादा सामने आया। जब हम लोग अपनी ही जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस वक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर इंटीरियर में जाना, लोगों से मिलना, उनको जागरूक करना,
क्या इसी को पहचाना गया है WHO के द्वारा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आशा कार्यकर्ता एक मिसाल के तौर पर पूरे कोरोना काल के दौरान, चाहे वो कोरोना से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको दवाइयाँ उपलब्ध करवाने की बात हो, या उसका टेस्ट करवाने की बात हो, या बाद में जब वैक्सीनेशन का दौर चला तो वैक्सीनेशन में सबको घर घर जाकर जागरूक करके उनको वैक्सीनेशन सेंटर पे लाने की बात हो, या उनके घर पे ही जाकर जो भी वैक्सीनेशन टीम है उसको साथ ले जाकर उनके वैक्सीनेशन करवाने की बात हो, इन सभी कार्यों में आशा कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही प्रोएक्टिवनेस के साथ काम किया है। हिमाचल प्रदेश में जैसा हम जो फील करते हैं कि हमारे लगभग 8000 कार्यकर्ता यहाँ पर आशा बहनें हैं, और सबने जो कार्य किया वो काबिल तारीफ है, और उसकी रिकग्निशन राज्य सरकार ने भी की है और देश स्तर पर भी हो रही है। और अच्छी बात है कि WHO ने जो भी रिकग्नाइज किया है, ये उससे उनके सेवा भाव को और अधिक बल मिलेगा और अधिक पहचान मिलेगी। तो क्या हेमराज जी, हिमाचल प्रदेश में जो आशा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, जो उनकी सेवा है, उसको सम्मानित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इनफैक्ट आप देखिए कि इसी बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें आशा का जो मानदेय, भारत सरकार भी एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क के तहत उनको पैसे एक मानदेय के तौर पे पैसा दिया जाता है। राज्य सरकार ने एकदम से हम देते थे 2750 पर मंथ, प्रदेश सरकार, भारत सरकार का अपना पार्ट है, लेकिन इसी साल इसी सेवा भाव को देखते हुए हमने 1950 रुपये की बढ़ोतरी की है। लगभग मैं बोलूँगा कि 60 से 70% से का इजाफा जो प्रदेश सरकार का मानदेय आशा बहनों को जाता है उसमें इस साल हुआ है। ये एक तरीके से उन्हीं के जो कार्य हैं उस सेवा भाव की रिकग्निशन प्रदेश सरकार ने की है जी। साथ ही में प्रदेश सरकार आगे भी इस चीज़ के लिए प्रयासरत है कि हमारी आशा बहनों की जो कार्य करने के लिए उनको आवश्यक जितनी भी ज़रूरतें हैं, कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है या कोई और सुविधा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भी हम देने के लिए प्रयासरत हैं। जी जी। हम चाहते हैं कि ये सेवा भाव और अधिक दृढ़ रूप से उनके मन में बने और अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आशा बहनों द्वारा हमारे लोगों को मिले। जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेमराज जी कि किस तरीके से आशा वर्कर बिना अपनी चिंता किए इंटीरियर्स में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, जागरूक करती हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं। लेकिन क्या आशा वर्कर्स के स्वास्थ्य का भी कोई ख्याल रखा जाता है? क्या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म है, कोई तैयारी की गई है सरकार के द्वारा या संबंधित विभागों के द्वारा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का प्रोटेक्शन सबसे आवश्यक है। तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन की जहाँ बात करता हूँ, तो जब वैक्सीन की डोज लगाई गई तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स की कैटेगरी थी उसको प्रायोरिटी पे पूरे देश में और प्रदेश में इस चीज़ को रखा गया कि सबसे पहले हमें उनको सुरक्षित करना है। तो आशा बहनें भी उसी का पार्ट थी और हमने उनको भी सुरक्षित किया। साथ ही में अगर जनरल हेल्थ प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं तो हम लोगों ने जो भारत सरकार की जो हमारी स्कीमें हैं जिनके तहत स्वास्थ्य संबंधी प्रोटेक्शन उनको मिलता है, उनमें हमने उनको कवर किया है ताकि कोई भी ऐसी समस्या हो तो वो कवर हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पर हिम केयर स्कीम है जो कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का एक तरीके से बड़ा रूप है कि उसमें जितने कवर हुए हमने प्रदेश में उसको और स्केल अप किया और सब लोग उसमें कवर करने की कोशिश की है। तो हमने आशा बहनों को इस स्कीम के तहत कवर किया है जिसके तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज अगर कोई उनको समस्या होती है तो वो उनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो स्वास्थ्य के मामले में भी हम उनका देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा की जहाँ तक बात होती है हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि ताकि उनका मनोबल और बढ़े और अच्छे सेवा भाव से वो कार्य कर सकें। जी हेमराज जी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तो सरकार प्रयास कर ही रही है, लेकिन अगर बात करें कि उनकी क्या आशाएं हैं, साथ ही साथ वो जनता की आशाओं को पूरा करने के लिए उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उनको प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन भविष्य में आशा नेटवर्क, उनकी कार्यकर्ता, उनके सेवा भाव को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से देश के जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के सारी जनता को मजबूत बनाया जा सकता है?
मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा नेटवर्क आशा का पूरे देश में बना है और अभी तक हम समझते थे कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर आशा का उतना नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है। तो एक तो हम लोग उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं कि वहाँ अर्बन क्षेत्रों में भी आशा का जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित हो, अच्छे से सर्विस वो दे पाएं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे सेवा भाव के लिए, एक अच्छे तरीके से कार्य करने की शैली के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि उनकी जो ट्रेनिंग है, जो उन्होंने गतिविधि करनी है उसके बारे में उनको जो जानकारी है, उस जानकारी को बार बार रेगुलर बेसिस पे अगर उनको समझाया जाए और अलग अलग माध्यम से, चाहे डिजिटल माध्यम हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आकर ट्रेनिंग देने के माध्यम हो, तो इन सभी माध्यमों के जरिए उनको हमें बार बार ट्रेन करते रहना चाहिए कि आपकी एक्टिविटीज आपको कैसे करनी है। मैं समझता हूँ इससे काफी एक क्लैरिटी उनके दिमाग में और सबसे बड़ी बात यह है हेमराज जी की उनकी सेवा को सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा और उनकी सेवा और भी प्रबल हो, उसको विस्तार मिले, उसके लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। इससे और भी महिलाएं जो हैं आशा वर्कर बने या फिर आशा स्वयंसेवी बनने के लिए प्रेरित होंगी। बिल्कुल प्रतिबिंब, जहां हमारे देश के कोने में गांव में दूर दूर तक जाकर आशा कार्यकर्ता काम करती हैं, उनके इस सेवा भाव को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। और अब बात कर लेते हैं संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव की। इसमें क्या है प्रतिबिंब, इस कार्यक्रम के जरिए हम हमारे दर्शकों को दिखाते हैं देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश दुनिया में होने वाले विशेष कार्यक्रमों की झलक। अपने कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहे उन खास कार्यक्रमों की झलकियां जो हो रहे हैं देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। तो देखिए क्या कुछ रहा बीते हफ्ते खास मेरे साथ सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। शानी, इसके अलावा ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर और चुनौतियां क्या क्या हैं, नए भारत के निर्माण में देश की आधी आबादी क्या सोच रही है, ऐसी ही कुछ बुनियादी विषय हैं, सवाल हैं। इनकी पड़ताल इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के नजफगढ़ स्थित भगिनी निवेदिता कन्या महाविद्यालय में की जा रही है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं हमारे एक कार्यक्रम न्यू इंडिया डिबेट के जरिए। विद्या समम चक्षुर नास्ति मात्र समो गुरु, यानी शिक्षा के समान कोई बल नहीं है और माँ के समान कोई गुरु नहीं। महिला को शिक्षित करते हैं तो हम एक समाज को शिक्षित करते हैं, हम एक राष्ट्र को शिक्षित बनाते हैं। If I am not aware and well educated of my surroundings, I can't do anything for the greater good of the nation. लोगों को जो रूढ़ियाँ जकड़े हुए हैं उनको तोड़ने की जरूरत है। If one man can destroy everything, why cannot one woman can change it? शिक्षित हमें होना है और अपने जरिए और लोगों को भी शिक्षित करना है। संसद टीवी के इन विशेष कार्यक्रमों को देखना हमारे दर्शकों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और हेलो इंडिया की बात करें तो हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी ये उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। और फिलहाल प्रतिबिंब, हमारे चलने का समय हो गया और चलते चलते हम बात करते हैं गुलाबी शहर जयपुर की। और जयपुर में एक नया संग्रहालय खुला है प्रतिबिंब। जी हाँ, जो दुर्लभ रत्नों और गहनों को प्रदर्शित करेगा। ये म्यूजियम जून में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। खजाना महल नाम के नए संग्रहालय में 2000 से ज्यादा असली और दुर्लभ रत्न और आभूषण प्रदर्शित किए गए हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन खास तस्वीरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नासिर विद्या समम चक्षुर